लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है और पूरी तरह से आश्रित है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर, जिन्हें कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। आज इस शो में हम दो मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों। लोकसभा चुनावों के नतीजे जिसमें भाजपा बहुमत से दूर रह गई है, क्या यह प्रधानमंत्री की निजी हार है, पर्सनल लॉस है? और दूसरा, किस तरह से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मगर सबसे पहली बात, क्यों ये जो नतीजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी हार है, और इसको लेकर मैं आपके सामने 5 से 6 कारण रखना चाहूंगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें अपने दम पर मिली हैं। विपक्ष को इस बात पर सोचना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को, कि आखिर क्या वजह है कि गुजरात में एक सीट छोड़कर उसका सूपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ, हिमाचल उत्तराखंड में सूपड़ा साफ, और ये तमाम राज्य थे जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। हां, राजस्थान में उसने कमाल करके दिखाया, और खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि राजस्थान में भाजपा ने लगातार सांप्रदायिक पारे को बढ़ाने की कोशिश की, फिर भी उसे 10 से ज्यादा सीटें मिली। यानी कि अगर आप लड़ोगे तो जीतोगे। यानी कि अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड में लड़ाई लड़ी होती, गंभीरता से मुकाबला किया होता, तो सोचिए अगर इन तमाम राज्यों से 2-2, 3-3 सीटें भी आ जाती, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा जिसकी 240 सीटें हैं वो 225 पर आ जाती, और गठबंधन जो है वो 275 पे होता। यानी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मगर यह उनकी निजी हार है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। 5 से 6 कारण आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला कारण, भाजपा का घोषणा पत्र। याद कीजिए दोस्तों, घोषणा पत्र में 1 नहीं 2 नहीं 67 बार, 67 टाइम्स मोदी की गारंटी का जिक्र था। यानी कि इस पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, कोई और नहीं। और अगर बावजूद इसके अगर आपकी 60 सीटें कम हो जाती हैं और आप बहुमत से 30 सीटें दूर रह जाते हैं, तो यह प्रधानमंत्री की निजी हार है या नहीं है, मुझे बताइए। क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री के पक्ष में एजेंसीज थी, प्रधानमंत्री के पास अकूत पैसा था। कांग्रेस कंगाल हो गई थी, लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, विपक्ष के नेता जेल में थे, 2-2 मुख्यमंत्री जेल में थे, और ऊपर से सिर्फ प्रधानमंत्री का भजन कर रही थी न्यूज चैनल्स, गोदी मीडिया सिर्फ उनका भजन कर रही थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा न सिर्फ भाजपा के घोषणा पत्र में, बल्कि न्यूज चैनल्स में, तमाम होर्डिंग्स में, तमाम पेट्रोल पंप्स में, आपके कोविड वैक्सीन पत्र में भी, तमाम जगहों पर सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे थे, उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। बावजूद इसके अगर उनकी 60 सीटें कम हो रही हैं, तो बताइए ये उनकी निजी हार है या नहीं है? दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में तापमान को लगातार बढ़ाया। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया? मांस, मछली, मुर्गा, मुसलमानों को घुसपैठिया, पूरी तरह से जहर उगला, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, और न जाने क्या क्या। और फिर बात वहां नहीं रुकी, बात मुजरे तक आ गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। देश की जनता ने उनकी इस भाषा को नकार दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस भाषा के बावजूद अगर आपको जनता ने 300 से ज्यादा सीटें नहीं दी भाजपा को, तो इसका क्या अर्थ माना जाए? यानी कि जनता आपके सुरों से इत्तेफाक नहीं रखती। यह क्या बतला रहा है? यह आपकी निजी हार है या नहीं है? कारण नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इन चेहरों पर गौर कीजिए। तमाम मोदी के मंत्री थे और इन सबको हार का सामना करना पड़ा है।
स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर, राजीव चंद्रशेखर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, आर के सिंह, बी मुरलीधरन, एल मुरुगन, राव साहेब दादाराव दानवे, सुभाष सरकार, ये तमाम जो थे वो मंत्री थे या नहीं प्रधानमंत्री बताइए। आपके मंत्रियों की इतनी बड़ी तादाद में हार हुई है, यानी कि आपके गवर्नेंस पर सवाल है। यह आपकी निजी हार है या नहीं है बताइए प्रधानमंत्री। अगला कारण आपके स्क्रीन पर याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाया था तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था राहुल गांधी को? डरो मत, डरो मत, डरो मत। नतीजा क्या हुआ? अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उतारा जाता है और स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारती हैं। यानी कि राहुल गांधी उतरते तो और भी बुरी तरह से हारते। यानी कि जिस राहुल गांधी को आपने ताना दिया, डरो मत कहा, उन्हीं के परिवार से जुड़े एक सदस्य ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। और बात यहां नहीं रुकती है। राहुल गांधी रायबरेली से करीब 4 लाख वोटों से जीते, वायनाड से 4 लाख वोटों से जीते, मगर प्रधानमंत्री ये मत भूलिए, बनारस से लगातार कहा जा रहा था कि आप 7 लाख वोटों से जीतेंगे, मगर आप बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते। तो मेरा सवाल यह कि ये एक निजी हार है या नहीं है? यानी कि राहुल गांधी की जीत आपसे बड़ी जीत थी। और एक और कारण आपके स्क्रीन पर, अयोध्या, वो अयोध्या जहां से आपकी राजनीति की शुरुआत होती है। धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन दिखा था? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बावजूद इसके फैजाबाद ने आपको हार दिखाई, हार का चेहरा दिखलाया। और फैजाबाद से ही जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां आपके मुख्यमंत्री थे, जहां भाजपा के 2 सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। यह आपकी नैतिक हार है या नहीं है? और फिर कौन भूल सकता है मणिपुर। मणिपुर में दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। वो मणिपुर जिसने सवालिया निशान उठाया था, वो मणिपुर जिसके मुख्यमंत्री को आपने नहीं हटाया, उससे आपके दोहरे मापदंड सामने आए। वो मणिपुर जिसने डबल इंजन सरकार की पोल खोल कर रख दी। अब आप बताइए दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी हार है या नहीं है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं विपक्ष से इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर यह प्रधानमंत्री की नैतिक हार है, मगर यह आपकी निजी हार प्रधानमंत्री जरूर है। नैतिकता के सवाल जरूर उठ रहे हैं और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको चुनौती के तौर पर वो शख्स सामने उभर कर आ रहा है जिसे बदनाम करने की कोई कसर पिछले 20 सालों से नहीं छोड़ी गई, राहुल गांधी। और राहुल गांधी का साथ दे रहे थे अखिलेश यादव, लगातार साथ दे रहे थे अखिलेश यादव। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वक्त इंडिया गठबंधन से सबसे बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव सामने उभर कर आए हैं। और अखिलेश यादव की खास बात यह थी कि भीड़ में उनकी क्या दीवानगी थी। देखिए, प्रयागराज में राहुल गांधी के जब वो साथ थे, किस तरह से पागल हुई जा रही थी भीड़, किस तरह से दीवानी हुई जा रही थी भीड़। और इसी भीड़ के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 300 रुपए में लोगों को लाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बगैर पैसे के मीडिया भी इनके खिलाफ था, फिर भी अगर 43 सीटें अखिलेश को मिल रही हैं तो यह क्या बता रहा है? यह क्या बता रहा है प्रधानमंत्री? क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? आप कह रहे थे भीड़ 300 रुपए की थी। अखिलेश को देखने भीड़ जो है वो आतुर थी। और साथ ही अखिलेश जिस सहज अंदाज में अपनी बात कह रहे थे, 2-3 मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद की जीत हुई है। एक मंच पर अवधेश प्रसाद थे और अखिलेश के मुंह से गलती से पूर्व विधायक निकल गया। विधायक ने कहा, नहीं साहब, मैं पूर्व विधायक नहीं हूं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अखिलेश कहते हैं पूर्व विधायक हैं क्योंकि सांसद बनने जा रहे हैं। और अखिलेश की भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल, व्यंग का इस्तेमाल। अखिलेश ने क्या किया था देखिए। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो।
और यही नहीं दोस्तों, भीड़ के साथ जिस तरह से उनका संवाद होता था, मसलन उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अब की बार 400 हारने जा रहे हैं। अब आप सब जानते हैं दोस्तों कि भाजपा 50 सीटों पर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कम से कम अभी तो नहीं आ सकती थी। 5 साल बाद आ जाए वो एक अलग बात है। मगर अखिलेश का ये नारा जो ये हर बार जब वो ये नारा देते थे तो जनता खूब हंसती थी। सुनिए उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी थी। और बात यहां तक सीमित नहीं थी, उन्होंने ये तक कहा था कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। ये बात उन्होंने भाजपा के बारे में कही थी, जो सही साबित हुई, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स 8 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव के गठबंधन को नहीं दे रहे थे, मगर अखिलेश ने 43 सीट्स हासिल की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अखिलेश ने बहुत ही सहज अंदाज में जनता से अपना संपर्क साधा और बात वहां नहीं रुकी। वो सिर्फ यादवों के प्रमुख बनकर नहीं रहे, जिस तरह से अलग अलग जातियों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया। जब आकाश आनंद को मायावती जी ने बाहर कर दिया था, तब इस मुद्दे को लगातार अखिलेश यादव उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि बहन जी में अब वो बात नहीं रही। मायावती अपनी पार्टी के अंदर जो बुलंदी से दलितों की बात कर रहा है उससे हटा रहे हैं, इसीलिए अगर दलित उन्हें वोट देंगे तो अपना वोट खराब करेंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दलित इंडिया गठबंधन की तरफ देखने लगा, दलित देखने लगा कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस जिसे खुद को आधा दर्जन उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की वजह से हैं। कांग्रेस ने जो उत्तर प्रदेश में वापसी की है, यह बहुत मायने रखता है। इसने भविष्य के लिए गठबंधन की नींव तैयार कर दी है। 2027 में, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। अगले 3 साल में कुछ भी हो सकता है। इन 3 साल में क्या घटनाक्रम होता है हम नहीं जानते, मगर आज के हिसाब से अखिलेश यादव एक बहुत गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। और इस वक्त सिर्फ टव्वल चल रहा है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी वर्सेस उत्तर प्रदेश लॉबी। सवाल किया जा रहा है कि अमित शाह क्यों दखल दे रहे हैं, कौन है अमित शाह, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, यह सवाल किए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसका ठीकरा आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर कैसे फोड़ सकते हैं? सभी टिकटों का बंटवारा तो अमित शाह ने किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन हुआ है वो तो अमित शाह की वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसके खिलाफ थे। ये लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत होता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगले 5 साल की सियासत बहुत दिलचस्प होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ेंगी, और उत्तर प्रदेश में एक चेहरा सामने उभरा है जिसका नाम है अखिलेश यादव, जो अब अपने पिता की छांव, उनकी छवि से बाहर निकलकर राजनीति में एक गंभीर खिलाड़ी के तौर पर दस्तक दे रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।